हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हमारा क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसका नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले, दैट इज लेक्चर नंबर 6। और यहाँ पे जो हम एक टॉपिक करेंगे वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है वोलेटाइल सब्सटेंस और एक हमारे पास होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम वोलेटाइल सब्सटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच फॉर्म वेपर एट रूम टेम्परेचर। जो कोई भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे हमें वेपर्स बना के दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। और जो भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे वेपर नहीं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास लेना है, ठीक है। आपने ग्लास लेना है और उसमें पानी डाल देना है। उसको धूप में रख देना है या खुले में रख देना है। अब आप क्या चेक करोगे? धीरे धीरे करके जो पानी है, पानी की क्वांटिटी कम होने लगेगी। उसका क्या मतलब है? वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे वेपर बना रहा है, मतलब वाटर आपके पास क्या होगा? ये आपके पास वोलेटाइल सब्सटेंस हो गया। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? देखो मम्मी कभी अगर फर्श पे पोछा मारती है तो फर्श जो है वो धीरे धीरे करके सूखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो ये मैंने आपको बात बता दी। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं, देखो आपने ग्लास में पानी लिया था, पानी तो आपका कम हो रहा था, लेकिन क्या आपका ग्लास का मास भी कम हुआ था? ग्लास का मास कम नहीं हुआ क्योंकि उसने वेपर नहीं बनाए। तो ये इसने वेपर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये क्या था? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस था। आपका ग्लास थोड़ी वेपर बनाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो सुनना, दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट फॉर्म वेपर्स एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखो सबसे पहले हम ना वोलेटाइल सब्सटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो पानी होता है, पानी आप कभी भी ग्लास में रखो, कुछ एक टाइम के बाद जो है वो पानी की क्वांटिटी जो है वो कम होने लगेगी क्योंकि वो वेपर्स बनाएगी, और वेपर बनाएगी तो वहां से उड़ती जाएगी, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है अल्कोहल। देखो अगर किसी ने अल्कोहल जो है वो गिलास में रखी है तो उसकी स्मेल सबको आती है। क्यों? क्योंकि वो वेपर बनाता है और उसकी स्मेल आने लगती है। तो अल्कोहल भी जो हमारे पास है वो है वोलेटाइल सब्सटेंस। दूसरा हमारे पास है एसीटोन। देखो आपने पहले के टाइम में देखा होगा, जो लड़कियां होती थी, जो नेल पेंट रिमूवर होता था उनका, उसके ऊपर थंब रखती थी। क्यों? क्योंकि वो वेपर बनाते थे। वो भी क्या करता था? वो वेपर बन के उड़ जाता था बॉटल में से। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसीटोन जो है वो भी क्या होता है? एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। तो वो सारी चीजें जो कि वेपर बनाती है रूम टेम्परेचर पे उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस। देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। तो आप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जब भी मैं यूज करूंगा आपको पता होना चाहिए ये कौन से सब्सटेंस होते हैं। अगली बात मैंने आपको नॉन वोलेटाइल की बताई थी, जो रूम टेम्परेचर पे वेपर नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया। क्या आपने कभी देखा है कि जो शुगर के पीसीज जो होते हैं या शुगर के पार्टिकल जो होते हैं वो वेपर बना रहे हैं आपके? वेपर तो उसके कभी भी नहीं बनते। तो ये क्या हो गया? ये होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अच्छा, ग्लूकोज कभी वेपर नहीं बनाता, यूरिया भी वेपर नहीं बनाता, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। लेकिन किस में? रूम टेम्परेचर पे। अगर आपने कभी आग में अगर कभी आपने आग में चीनी फेंक दी तो थोड़े बहुत वेपर बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो हाई टेम्परेचर पे। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? रूम टेम्परेचर पे। जो रूम टेम्परेचर वेपर नहीं बना रहे उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जो रूम टेम्परेचर पे वेपर बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारे पास आ रहा है जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। देखो वेपर प्रेशर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है वो इसी बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। वेपर प्रेशर के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये वेपर प्रेशर होता क्या है। देखो बेटा, वेपर प्रेशर को बताने के लिए सबसे पहले दो कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि कंटेनर शुड बी क्लोज, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो आप लिक्विड इसके अंदर ले रहे हो वो क्या होना चाहिए? वो आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो आपने लिक्विड यहां पे लिया है वो कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल, मतलब वो इवेपोरेट भी करे, मतलब वो वेपर्स भी बनाए रूम टेम्परेचर पे। जब वो वेपर्स बनाएगा तो उसके बाद हमारे पास जो वेपर होंगे उनको भी तो कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो प्रेशर लगाएंगे। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो वेपर्स बनेंगे तभी तो वो प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि वो क्लोज कंटेनर में है, तभी तो वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, वरना वो तो वहां से उड़ जाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि कंटेनर क्लोज होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो लिक्विड है वो कौन सा होना चाहिए? वो एक वोलेटाइल लिक्विड हमारे पास होना चाहिए। अब देखो वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दो डायग्राम को कंसीडर करता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिया है जो कि एक कौन सा लिक्विड है बेटा? एक वोलेटाइल लिक्विड है। मैंने एक वोलेटाइल लिक्विड को कंसीडर किया। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बेटा? क्योंकि ये वोलेटाइल है तो वेपर भी बनाएगा। तो सबसे पहले ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा? इवेपोरेशन करेगा, वेपर्स बनाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन। तो सबसे पहले फिनोमिना यहां
पे जो हो रहा होगा वो होगा इवेपोरेशन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेपोरेशन। देखो जब इवेपोरेशन होगा तो बहुत सारे पार्टिकल जो है वो वेपर्स में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के अपने गैसियस स्टेट को जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वोलेटाइल है। अब देखो वो वेपर्स बना रहे, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं, जब आपके वेपर पार्टिकल जो आपके गैसियस पार्टिकल थे, जब तक वो दूर थे तब तक वो किस में एग्जिस्ट कर रहे थे, गैस में। लेकिन जैसे ही वो क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि देखो जब बहुत सारे पार्टिकल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो क्या आ जाएंगे, वो क्लोज आ जाएंगे। और जब वो क्लोज आएंगे तो वो अपनी गैसियस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे ही बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पे एक और दूसरी प्रोसेस भी होगी, जिसका क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा कंडेंसेशन। तो वो अपने क्या होगा, ये गैसियस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दूसरा जो स्टेप आपके पास होने वाला है वो है कंडेंसेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या होने वाला है, कंडेंसेशन। तो सुनना, सबसे पहले क्या होगा, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जब होंगे, बहुत सारे एयर, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल आएंगे जो कि अपनी गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन जब ये बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां पे दूसरी प्रोसेस भी होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग में क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो तो ज्यादा होगा, लेकिन जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा है और कंडेंसेशन कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल है गैसियस स्टेट में वो कम है। अच्छा, एक पॉइंट बाद क्या होगा, जितने इवेपोरेट हो रहे हैं, मान लो 10 पार्टिकल आपके क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट, और बाकी 10 के 10 पार्टिकल ही आपके पास क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है। मतलब जितने इवेपोरेशन हो रहे हैं उतने ही कंडेंसेशन हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे और कोई पार्टिकल अपने गैसियस स्टेट में जा रहा है, नहीं, क्योंकि 10 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हो, 10 ही कंडेंसेट हो रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं क्या बोल सकता हूँ, तीसरी चीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस पॉइंट में मैं क्या बोल दूंगा, जो ये है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, उस टाइम पे इस लिक्विड के जो वेपर है, सुनना, उस टाइम पे जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, उस टाइम पे इस लिक्विड के जो वेपर्स है, जो इसके सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे, बस उसी को आप क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम पे जो लिक्विड के सरफेस पे ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे इसके वेपर, उसी को आपने क्या बोला, वेपर प्रेशर। देखो इस वेपर प्रेशर को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट से। जैसे अगर आप इस लिक्विड को बेटा ए मान के चल रहे हो तो आप क्या लिखोगे, पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए। या फिर अगर आप इस लिक्विड को बी मान के चल रहे हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, पी नॉट बी। लेकिन मैंने अभी इसको कुछ भी कंसीडर नहीं किया, तो मैं सिंपल इसको पी नॉट मान के चलूंगा। अब देखो ये चीज हमने समझ लिया, अब हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, या फिर अगर आपको लिखने को आता है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर तो हम उसको लिख पाए। तो सुनना बेटा, ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बोलती है, ये बोल रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ये जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है अबव द लिक्विड सरफेस व्हेन बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर इन इक्विलिब्रियम। जब बेटा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम होगा, उस टाइम पे जो वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, उसी को आपने क्या बोला बेटा, वेपर प्रेशर बोला। आई होप ये वाली डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब देखना, मैं यहाँ पे आपको एक दो चीजें बताता हूं। यहाँ पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, वो वाला पॉइंट जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे दो प्रोसेस जो है होती है, दो प्रोसेस का क्या मतलब है, एक इवेपोरेशन और एक कंडेंसेशन, यहाँ पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ, देखो मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा H2O। H2O कौन सी स्टेट में बेटा, ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो ये H2O कौन सी स्टेट में चली जाती है बेटा, गैसियस स्टेट में चली जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, लिक्विड स्टेट उसकी गैसियस स्टेट में जाती है कि नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो गैसियस स्टेट होती है वो भी लिक्विड स्टेट में वापस आती है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। मतलब लिक्विड जो है पहले गैसियस स्टेट में जाती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये वाली स्टेट बोलूंगा। और इसको मैंने क्या बोला, इस प्रोसेस को मैंने बोला इवेपोरेशन। और जब बेटा गैसियस से वो वापस आता है लिक्विड स्टेट में, जब वो गैसियस से लिक्विड स्टेट को वापस आता है, तो उस प्रोसेस को आपने क्या बोला, कंडेंसेशन। तो मतलब इसका रिवर्स जो है उसको आपने क्या बोला, कंडेंसेशन बोल दिया। इतनी मेरी बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, और यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को आपने क्या बोला, कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात,
जो इवेपोरेशन हो रहा है उसका रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखना वो क्यों होता है। जैसे मान लो जो इवेपोरेशन जो है वो एक कौन सा पॉइंट होता है बेटा, वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। उसका क्या मतलब है बेटा, देखो अगर आपके पास सरफेस में 10 पार्टिकल है तो एक टाइम पे सिर्फ 10 ही पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। तो यहां पे जैसे ही एक लेयर इवेपोरेट हो जाएगी उसके बाद आपकी दूसरी लेयर का नंबर आएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक ये वाला इवेपोरेट होगा और एक नीचे वाला इवेपोरेट होगा, नहीं। सबसे पहले आपकी ये वाली लेयर इवेपोरेट होगी, उसके बाद आपकी सेकंड लेयर जो है वो इवेपोरेट हो रही होगी। मेरी बात समझ में आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो इवेपोरेशन है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। और जो इवेपोरेशन होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। देखो इस चीज को मैं आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि जो इवेपोरेशन होती है वो एक सरफेस फिनोमिना होते हैं। सरफेस पे जितने पार्टिकल होते हैं वो उतने एक टाइम पे इवेपोरेट कर रहे होते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे 10 पार्टिकल है तो एक टाइम पे 10 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो अगर ये वाली लेयर जो है वो खत्म हो जाती है उसके बाद आपके नेक्स्ट लेयर का जो है वो नंबर आता है। लेकिन सुनना बात को ध्यान से, जो दूसरी प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है वो पहले क्या हो रही होती है, कम होती है, लेकिन जैसे ही आपके पास ज्यादा पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं वैसे ही आपके पास रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। क्योंकि अब ज्यादा पार्टिकल आ गए, अब वो ज्यादा पार्टिकल इकट्ठे होकर किस में एग्जिस्ट करेंगे बेटा, लिक्विड में। तो उसके बाद बेटा आपका रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है वो भी बढ़ने वाला है। तो ये है। अब देखो इसके बेसिस पे हमारे पास एक ग्राफ आता है जिसको हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो ग्राफ में हमने क्या करना है, हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का ग्राफ बनाना है। देखो अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट हम अभी देखते हैं क्या होता है और टाइम के साथ में क्या चेंज आ रहा है। देखो सुनना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जो इवेपोरेशन हमारे पास था वो तो एक सरफेस फिनोमिना थे। जो भी आपने कंटेनर लिया है वो तो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर 10 पार्टिकल आ रहे हैं तो एक टाइम पे 10 पार्टिकल ही इवेपोरेट होंगे। तो हमेशा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कांस्टेंट था। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन से बताया है ये मैंने क्या बताया है बेटा, ये मैंने बताया है रेट ऑफ इवेपोरेशन मैंने आपको बताया है। लेकिन बेटा सुनना, जैसे जैसे वेपर्स बनते जाएंगे, देखो जैसे जैसे वेपर बनते जाएंगे, देखो स्टार्टिंग में वेपर कम थे तो कंडेंसेशन भी कम हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वेपर आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंडेंसेशन भी जो है वो बढ़ने वाला है। तो हमारे पास क्या होगा, कंडेंसेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं। तो यहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया, इस पॉइंट पे क्या आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो बेटा इस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये तो सरफेस फिनोमिना है। लेकिन कंडेंसेशन वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन जो वापस पार्टिकल आ रहे थे वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, कोलिजन बिटवीन वेपर मॉलिक्यूल। देखो जितने ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उतने ज्यादा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास वेपर बनते जा रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब दोनों रेट ऑफ इवेपोरेशन भी और कंडेंसेशन भी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस पॉइंट पे आपने क्या बोला, इस पॉइंट में मेरे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया या फिर वेपर प्रेशर आ गया। इस बात को आपने बहुत अच्छे से समझना है। देखो वेपर प्रेशर को आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में वेपर प्रेशर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसको समझने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, योर फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। क्योंकि एक बार हमने देख तो लिया कि वेपर प्रेशर होता क्या है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है। उसके बाद जो वेपर्स जो होते हैं लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं उसको आपने क्या बोला, वेपर प्रेशर बोला। एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना हमने सीख लिया है। अब हमने देखना है कि कौन से वो फैक्टर है जो कि आपके वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बेटा हमारे पास ऐसे दो फैक्टर है, एक है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड। अब सुनना बात को ध्यान से, देखो मान लो हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, मैंने एक अल्कोहल लिया है, ठीक है, एक कंटेनर में मेरे पास अल्कोहल है और एक कंटेनर में मेरे पास क्या है, ईथर है। देखो अगर आप अल्कोहल को देखेंगे तो अल्कोहल जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, अल्कोहल लेस वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू ईथर। अब ऐसा क्यों है, देखो अल्कोहल में क्या होती है, अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अल्कोहल का एक ऑक्सीजन दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसी अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहता है। मेरी बात समझ में आएगी? अब सुनना, अगर बेटा एक अल्कोहल से, सुनना, अगर एक अल्कोहल से दूसरे अल्कोहल के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या ये वेपर बनाएगा? ये वेपर बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे बनाएगा। तो यहां से वेपर कम होंगे। देखो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से बेटा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से हमारे पास वेपर्स जो है, वेपर हमारे पास कम होंगे। और अगर वेपर कम होंगे तो वेपर का प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर मेरे पास क्या होगा? कम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर वहां पे मेरे पास क्या होने वाला है बेटा? कम होने वाला है। उसका क्या मतलब? अगर वेपर नहीं बन रहे तो वो क्या है बेटा? लेस वोलेटाइल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ईथर की, देखो ईथर में क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूं बेटा अल्कोहल की, देखो दो अल्कोहल के पार्टिकल की, अल्कोहल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ईथर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? ई और ई से। अब देखो यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो अब वेपर ये जो है वो जल्दी नहीं बना रहा है, लेकिन ईथर जो है अब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये जल्दी से वेपर बना रहा है। तो उसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये है मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल है। और ये क्या है बेटा? ये हमारे पास लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई। अब ये ज्यादा वेपर बना रहा है तो इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, लेकिन ये कम वेपर बना रहे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होने वाला है। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसका बेटा? वेपर प्रेशर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा। तो इसको अब आप यहां से रीड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है टेम्परेचर ऑफ ए गिवन लिक्विड। मान लेते हैं एक मैंने सेम लिक्विड लिया है, तो ऐसे नहीं समझना आपने कि यहाँ पे ब्लू है, येलो और रेड है तो ये अलग अलग लिक्विड है। बेटा हमने ये सेम लिक्विड लिया है और मैं इसका ना टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ। टेम्परेचर चेंज का क्या मतलब है? मान लेते हैं इसको मैंने लिया 25 डिग्री पे, इसको मैंने कितने पे लिया बेटा? 50 डिग्री पे लिया, और इसको मैंने कितने पे लिया बेटा? 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको लिया है। अब देखो जब आप 25 डिग्री पे देखोगे तो यहाँ पे वेपर्स कम है। तो वेपर कम का क्या मतलब है? यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है ए का, ये मतलब मैं लिक्विड को ए मान लेता हूं, तो जो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर है वो कम था। लेकिन जैसे ही बेटा आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हमारे पास वेपर बढ़ गए और यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर गया। अच्छा, जैसे ही आपने टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दिया, आपके वेपर्स और बढ़ गए और मैं बोलूं तो वेपर प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मेरे पास जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? वेपर प्रेशर। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इन पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है उनकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी या एस्केपिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा वेपर आपको मिलेंगे और ज्यादा आपके पास क्या होगा? वेपर प्रेशर। तो चलिए इस चीज को रीड करते हैं जरा। At high temperature, more molecule from liquid have enough kinetic energy to escape from surface of liquid। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, जो सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो वहां से एस्केप इजीली कर सकता है। दैट विल इंक्रीज द सरफेस वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं, एक जगह पे हमारे पास क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एक बारी क्या है? टेम्परेचर। अब देखो किसी का भी वेपर प्रेशर जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। वो बेटा रूम टेम्परेचर पे भी क्या बना रहे होंगे? वेपर्स बना रहे होंगे। तो रूम टेम्परेचर पे भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ने वाला है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ने वाला है। तो ये वाला जो फैक्टर है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।